आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का। नमस्कार श्रोताओं, सर्दियां शुरू होते ही ड्राई स्किन की समस्या भी शुरू हो जाती है। और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पर ड्राई स्किन एक ऐसी समस्या है जो बहुत बहुत आम है। शुष्क हवाओं की वजह से त्वचा की में जो नमी की कमी होने लगती है, उस वजह से स्किन में इचिंग होना या स्क्रैचिंग होना या त्वचा पर सफेद रूसी या बालों में रूसी दिखना, स्कैल्प आपका ड्राई हो जाना, इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और वो आप सब भी फेस करते होंगे। लेकिन अगर सही देखभाल की जाए तो सर्दी में भी आप स्किन में नमी को लॉक कर सकते हैं। और कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो स्किन को हाइड्रेट करने में ये आपकी मदद भी करते हैं और त्वचा को मुलायम भी रखते हैं। तो बिल्कुल हमने भी सोचा क्यों ना रेडियो डॉक्टर में आपकी मदद की जाए, क्योंकि हम तो आपके स्वास्थ्य की हमेशा चिंता करते हैं। तो लेकर आ गए हैं ये टॉपिक जो बहुत जरूरी है आप सबके लिए, विंटर्स में स्किन की केयर, सर्दियों में त्वचा की देखभाल, साथ ही साथ बालों की देखभाल पर भी बात करेंगे। और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपकी मदद बहुत तरह से कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ होम्योपैथिक एक्सपर्ट नहीं है, वो बहुत सारी चीजों के एक्सपर्ट हैं। तो चलिए आप सबका तारुफ कराते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। हमारे साथ हैं डॉक्टर A.K. अरुण, वाइस चेयरमैन दिल्ली होम्योपैथिक बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ NCT, न्यू दिल्ली। स्वागत है डॉक्टर अरुण आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने बता दिया है अपने श्रोताओं को कि बिल्कुल तैयार हों वो अपनी समस्याओं के साथ, क्योंकि एक ऐसी समस्या है डॉक्टर साहब जो किसी को नहीं बख्शती। छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़े उम्र दराज लोग, सारे के सारे लोग सर्दियां आती बड़े परेशान से हो जाते हैं कि अब तो बस ड्राई स्किन हो जाएगी, बाल स्कैल्प बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे। तो हम बहुत सारी बातें चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता समझें आज कि किस तरह से डरना नहीं है, बस एक आपकी जो सही एडवाइस लेकर वो उसको फॉलो करें। और अभी सर्दियां हैं, बाकी है समय, तो वो कैसे वो स्मूथ सेल कर सकते हैं। पहले डॉक्टर साहब से ये पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब क्या ऐसी बात होती है सर्दियों में कि इसमें हमें खास देखभाल की आवश्यकता पड़ती है स्किन की? सर्दियों की एक खासियत है, इस मौसम की अपनी खासियत है सेहत की दृष्टि से, लेकिन त्वचा के लिए निश्चित रूप से सर्दियां जो हैं थोड़ी सी परेशानी का सबब होती हैं और त्वचा को एडजस्ट करना पड़ता है। देखिए त्वचा जो है ना हमारे शरीर का बाहरी आवरण है। अगर आप उसको क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो ये सबसे बड़ा ऑर्गन है। अगर इसको हम ऑर्गन मेडिकली तो हम इसको ऑर्गन मानते हैं। तकरीबन एक वयस्क पुरुष के त्वचा का जो फैलाव है वो 1.62 वर्ग मीटर होता है, बहुत। और महिलाओं में थोड़ा सा कम, 1.43 वर्ग मीटर महिलाओं की त्वचा का फैलाव होता है। तो इसकी जो मुख्य इसका जो काम है वो शरीर को बचाना है। अगर त्वचा ठीक ठाक नहीं है तो आपके शरीर पे हजारों तरह के, लाखों करोड़ों कीटाणुओं के आक्रमण होते रहते हैं, वो सूक्ष्म जीवी होते हैं। उससे हमारी त्वचा को बचाने की जिम्मेवारी मिली हुई है। तो इसलिए ये थपेड़े सहता है, धूप भी सहता है, ठंड भी सहता है, बारिश भी सहता है। इसकी मदद करना भी हमारा, इसकी मदद करना, इसको संभाल के रखना हमारी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब बता रहे थे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, या कुछ आंकड़े भी हैं जो आप बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? आंकड़ों के हिसाब से देखें तो त्वचा कैंसर जो है ना, दुनिया में जो घातक किस्म के कैंसर हैं उसमें इसका 17वां नंबर है, 17th आउट ऑफ अवेलेबल जितने भी कैंसर्स हैं उसमें। और ये बहुत खतरनाक है। लगभग हर साल 2 लाख लोग जो है ना वो बैक्टीरियल संक्रमण की वजह से उनकी त्वचा खराब हो जाती है और उसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। ये हिंदुस्तान का आंकड़ा है। अच्छा। हाँ, और मतलब इतना फेटल भी हो जाता है? जी, इतना फेटल हो जाता है क्योंकि बैक्टीरियल संक्रमण है और उसमें हम इग्नोर करते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी के शरीर पर काले काले उद्भेद पड़े हुए हैं, वो उसी को खुरचता रहता है। अशिक्षा की वजह से उनको जानकारी नहीं होती तो वो चाकू से भी खुरच देते हैं अपनी त्वचा को, उसको जख्मी बना देते हैं। फिर उसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से वो बढ़ता जाता है और मौत हो जाती है। त्वचा का जो रोग है वो दुनिया में 4था सबसे लंबे समय तक बना रहने वाला रोग है। मतलब त्वचा के रोगों में बेशक मृत्यु कम होती है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक। आप सुनेंगे कि किसी की त्वचा का रोग 20 साल से है, 30 साल
साल से 40 साल से और ठीक ही नहीं हो रहा। जी जी तो जी। ये एक्जिमा और एलर्जीज, जी, एक्जिमा, एलर्जी, सोरियासिस, इस तरह के जो रोग हैं ये बहुत लंबे समय लोग आते ही हैं कि डॉक्टर साहब 40 साल से मुझे एक्जिमा है। अब 40 साल के एक्जिमा को ठीक करने की जिम्मेवारी डॉक्टरों की होती है। हर सिस्टम के डॉक्टर्स के पास अपने अपने इलाज हैं। तो इसलिए त्वचा का रोग एक चैलेंजिंग है, इसको इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। जैसे ही आपको त्वचा पर कोई चेंजेस दिखते हैं आप तुरंत अपने चिकित्सक को मिलिए। जी, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आप दे रहे हैं। और वैसे अलग अलग जो समस्याएं स्किन पर जो प्रॉब्लम्स आपने बात की, हम रेडियो डॉक्टर में भी कई एपिसोड्स कर चुके हैं जिसमें हमने स्किन की समस्याओं पर बात की है, लेकिन आज हम विंटर्स पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे श्रोताओं के पास बहुत समस्याएं होंगी विंटर्स से रिलेटेड। हमारे एक श्रोता जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत सारे मैसेजेस भी आ चुके हैं। पहले इन श्रोता से बात कर लें डॉक्टर साहब। जी हाँ, हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, अपना नाम बता दें। हाँ जी, रज्जन लाल है जी हमारा नाम। जी, रज्जन लाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, आप प्रश्न करें, क्या समस्या है? जी, मेरे एक 23 साल का लड़का है, उसके आगे से जी बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ बताएंगे जी? बाल झड़ने का बहुत आम समस्या, बाल झड़नों की समस्या है ना, बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। जी, बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं। जी जी। रजन लाल जी, एक तो बालों की सेहत से जुड़ा मुझे लगता है ये मामला है। आपके बालों की सेहत अगर कमजोर है, मान लीजिए बाल के दरअसल 3 तरह के वो होते हैं। अगर जो आपके सर पे बाल है उसका जो बाहरी हिस्सा है वो अलग है, उसके अंदर त्वचा के अंदर जो बाल है वो अलग है, स्काल्प के नीचे, उसके नीचे एक बल्ब होता है जिसको हेयर बल्ब बोलते हैं, वो रूट होता है। अगर वो डैमेज हो रहा है तो फिर तो वो रोग है, और ऐसे मामले में फिर तो उपचार की जरूरत है। उस जिसको हेयर बल्ब बोलते हैं उसको बचाने की जरूरत है, उसको पोषण चाहिए, और वो पोषण विटामिन के माध्यम से, डाइट्स के माध्यम से मिल सकता है। ज्यादा जरूरत होती है तो फिर दवाएं देनी होती है। इसके लिए जो त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सामान्य रूप से बाल झड़ रहा है तो मैं आपको बताऊं कि स्वस्थ व्यक्ति के भी शरीर में, खास करके सर का जो बाल है वो रोजाना 50 से 100 की संख्या में गिर सकता है। उसको हम लोग फॉलिंग नहीं मानते, उसको हम लोग हेयर फॉल के रूप में नहीं देखते। वो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, पुराने बाल जाते हैं फिर नए बाल आते हैं। तो अगर बहुत मात्रा में गिर रहा है, वहां पर बाल्डने से एक बड़े एरिया को वो पैच दिख रहा है, तब तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। उसके लिए डायग्नोसिस करना पड़ेगा, वो कैसा फॉलिंग है, एलोपेसिया है या कोई फंगल इन्फेक्शन है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है। उसमें डिफरेंट विटामिन्स होते हैं जिसकी वजह से ये सब होता है। तो ये आप किसी भी त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास, हमारे दिल्ली में दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों के अस्पताल हैं, वहां चले जाएं। त्वचा रोग विभाग में एक बार जांच करा लें, दिखवा लें, और फिर रेडियो डॉक्टर तो रोज ही पेश होने वाला कार्यक्रम है, फिर आप हमारे सामने आ जाएं, फिर हम आपको गाइड कर देंगे। तो एक बार डायग्नोसिस हो जाए जैसा आप कह रहे हैं। जी, हमारे एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो जी, महेश जी बोल रहे हैं। हाँ, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार महेश जी, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? गाजियाबाद से बोल रहा हूँ मैडम। जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। प्रश्न ये है, मेरी उम्र करीब 68 साल की है। मुझे ना ये निचले हिस्से में खुजली होती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, आसपास के यूरिन के आसपास की जो जगह होती है, और इतना मैं दवाइयाँ खा चुका हूँ, क्रीम लगाता रहता हूँ, बड़ा आराम मिल जाता है। ये खुजली होने लगती है, बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है, क्या हो सकता है? जी, डॉक्टर साहब बता रहे हैं महेश जी। जी महेश जी, एक तो आपकी उम्र में इस तरह की समस्याएं ज्यादा होती हैं। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे शरीर का सबसे उपेक्षित भाग जो है, सबसे उपेक्षित भाग है वो हमारा जेनाइटल एरिया है। उसके आसपास का जो इलाका है वो बहुत उपेक्षित है, और सबसे ज्यादा मॉइस्चर वहीं रहता है, क्योंकि अंडरगारमेंट्स जो होते हैं ना, हम उसको ठीक से सुखा के नहीं पहनते। स्नान करते समय भी हम फटाफट शरीर को ऊपर से तो पोंछ लेते हैं, वहां पर हम पानी नहीं सुखाते, और अंडरगारमेंट पहन के फिर भाग दौड़ में लग जाते हैं। कपड़े जो ऊपर के कपड़े हैं वो बहुत टाइट होते हैं, आजकल जीन्स का फैशन है स्त्री पुरुष दोनों में, तो वो टाइट कपड़े होते हैं। अब वो मॉइस्चर वाला जो इलाका है वो अंडरगारमेंट्स के साथ ऊपर से दूसरे टाइट कपड़े, वो वहीं पर मॉइस्चर मेंटेन होता है, और उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। वो बैक्टीरिया फिर अपने रेजिड्यू छोड़ते हैं जो काले काले रंग का होता है या फिर बादामी रंग का होता है, और उसमें खारिश होती है। तो एक तो ये हाइजीन का मामला है।
अगर आप थोड़ा सा उस एरिया को ड्राई करें, मेरी सलाह यह है कि आप उसकी बढ़िया से सफाई करके उसको ड्राई कराएं और फिर उस पर सरसों का तेल लगाएं। देखिए सरसों के तेल में एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है और मालिश के लिए वो हिंदुस्तान में कम से कम, खास करके नॉर्थ इंडिया में मालिश के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। तो आप अगर उसका सेवन करें, आप उसका उपयोग करें तो निश्चित रूप से उससे लाभ मिलेगा। बाकी उसको देखना होगा कि वो एक्जिमा है या सोरियासिस है या किसी भी और तरह का संक्रमण है, ये सब देखकर ही उसका इलाज हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से इसके इलाज की जरूरत है। आप बेहतर है कि किसी अस्पताल में त्वचा रोग विभाग में जाकर दिखवा लें और उनसे सलाह ले लें। ऑइंटमेंट लगाने से बेहतर है आप सरसों का तेल लगाएं और उसकी साफ सफाई रखें। जी जी, तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया और आप ऐसे ही करेंगे जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं। एक और हमारे कॉलर हैं, वेट कर रहे हैं। हेलो। हाँ, जितेंद्र जयपुर से। खाने पीने की चीज का ऐसा बता दीजिए, हमारे भी एड़ी में जो है वो जाड़े के मौसम में फट जाता है और हथेली पे भी फट जाता है, तो मैंने दवा लगाता हूँ तो ठीक रहता है, लेकिन कोई खाने पीने का चीज बता दीजिए तो उससे। चलिए डाइट पे जरूर बात करेंगे जितेंद्र जी। डॉक्टर साहब इस समय कुछ कहना चाहें ना, तो हम डाइट पे भी अलग से बात करना चाह रहे थे। थोड़ा इंतजार कीजिए, हम लोग डाइट पर बात करने वाले हैं। चूंकि आपका कोई स्पेसिफिक प्रश्न नहीं है तो अभी ढेर सारे प्रश्न हैं। जितेंद्र जी, आपका प्रश्न का जवाब भी जरूर आपको मिलेगा, पर आपको जुड़े रहना है रेडियो डॉक्टर के साथ अंत तक। डॉक्टर साहब मैसेजेस बहुत हैं, पर मैं मैसेजेस को लूं उससे पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि एक आम बात है जो सबको जानना जरूरी है, कितने स्किन टाइप्स होते हैं, ये जानेंगे कि किस तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं स्किन को। देखिए त्वचा के कई सारे प्रकार हैं, लेकिन जो कॉमन उसमें से आप कह सकते हैं, जैसे कुछ लोगों की त्वचा बहुत मॉइस्ट होती है ऑलरेडी, कुछ लोगों की त्वचा में सीबेसियस ग्लैंड बहुत हाईली एक्टिव होता है, तो आप देखेंगे कि उनके हथेलियों में या उनके तलवों में पसीने बने रहते हैं। इवन विंटर में भी वो सॉक्स उनका गीला हो जाता है। बच्चे ये शिकायत करते हैं कि जब वो इम्तिहान में कॉपी लिख रहे होते हैं तो कॉपी गीली हो जाती है। तो ये एक तरह की परेशानी भी है और ये त्वचा का एक स्वरूप भी है। आमतौर पर त्वचा को आप 3 तरीके से देख सकते हैं। त्वचा का जो बाहरी हिस्सा है उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, जो अंदर का हिस्सा है उसको डर्मिस बोलते हैं, और उसके बीच में एक सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है वो गद्देदार बनाने के लिए। इन तीनों की मिलने से ही त्वचा की पूरी संरचना होती है। और त्वचा में अगर मॉइस्चर नहीं है, मान लीजिए कि उसमें नमी नहीं है, तो फिर वो ड्राई होता है, वो उसमें क्रैक्स भी आते हैं, फिर वो स्केल की तरह झड़ता है या फिर उसमें मिट्टी की तरह झड़ना शुरू हो जाता है। तो त्वचा के इस तरह से अलग अलग अवस्थाएं हैं। हमें कोशिश करनी है कि त्वचा का एक पीएच, जो नॉर्मल पीएच होता है 7 के आसपास, वो मेंटेन रहे। त्वचा में ज्यादा अम्लीयता न हो, त्वचा में ज्यादा ड्राइनेस न हो, त्वचा में मॉइस्चर भी ना हो। तो इस तरह से हम त्वचा को मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा खानपान और थोड़ी सी त्वचा की देखभाल। चलिए, और इसी की बात हम आज कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा थोड़ा सा खानपान, थोड़ी सी देखभाल, है ना। और यहाँ तो आपको जानकारी बहुत सारी मिल रही है, बस जानकारी को आप समेट कर रख लीजिए और इसको इस्तेमाल में लाइए, तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली। अच्छा, एक और लिसनर अभी आ गए हैं हमारे फोन लाइन पर, क्योंकि मैसेजेस भी बहुत आ चुके हैं, तो ये कॉल हम ले लेते हैं एक, उसके बाद ब्रेक लेंगे, फिर बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास हैं, तो सुन लेते हैं हमारे इन लिसनर को। छवि राम जी। हाँ जी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कहाँ रहते हैं? फर्रुखाबाद में? हाँ जी, मैं जिला फर्रुखाबाद, ग्राम दरियापुर, हीरामन से बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने फोन लगाया है। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो फटाफट पूछ लें। हाँ जी मैम, सर जी से पहले तो नमस्ते। और सर ये जानकारी दे हमें आप, क्योंकि जब हम प्रत्येक दिन जब नहाते हैं तो अगर एक दिन गैप कर दिया, जैसे आज नहाया, कल नहाया, परसों नहाया, तो एक दिन में जो उसमें भी ज्यादा टूटते हैं, और जैसे रोज नहाए तो भी क्रम तो वही रहता है। अगर एक दिन गैप कर दिया तो ज्यादा और बाल टूटते हैं, ऐसा क्या मकसद है इसका? देखिए, बालों की जो मजबूती है वो उसके जड़ से होती है। और आपको मैं बताऊं कि बालों की जो संरचना है उसमें बालों का जो स्काल्प के नीचे का जो एरिया है उसको इंटरनल हेयर बोलते हैं, और हेयर बल्ब होता है जहां से वो चमड़े से जुड़ा होता है। उसके बगल में 2 तरह की ग्रंथियां होती हैं, एक श्वेत ग्रंथि होती है और दूसरी मॉइस्चर की एक ग्रंथि होती है। ये दोनों मिलकर उसको, जिसको कि आप ऊपर वाले भाग को तो हम लोग हेयर सैफ्ट बोलते हैं, हेयर रूट्स के
आसपास ये दोनों होते हैं और ये बालों की जड़ों को मजबूत रखते हैं। यहाँ पर जो एंजाइम होता है उसका काम बाल की जड़ों को मजबूत रखना है, त्वचा से चिपका के रखना है। लेकिन जब ये कम होने लगते हैं किसी कारण से, डाइट की वजह से भी हो सकता है, किसी रोग की वजह से भी हो सकता है, तो फिर बाल कमजोर हो जाते हैं और वो एक हल्का हाथ फेरिए या कंघा उसमें लगाइए या किसी भी तरह से तो वो टूटने लगता है। आपने कहा एक दिन ना नहाएं, तो न नहाने से और दिक्कत होती है, क्योंकि देखिए इसके जो हमारी स्किन पर जो पोर्स हैं जिसको कि छोटे छोटे रोमकूप बोलते हैं, उसकी सफाई बहुत जरूरी है। आजकल हम जहां रहते हैं वहां डस्ट बहुत हैं, डस्टी माहौल पूरे हिंदुस्तान में क्या दुनिया में अब धीरे धीरे खास करके जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिसको एसपीएम बोलते हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी त्वचा पर एक अलग किस्म की गंदी परत जमा होती है और अंदर के जो बाल का हिस्सा है वो कमजोर होने लगता है। तो स्नान करना तो बहुत जरूरी है, बाल स्काल्प को रगड़ रगड़ कर साफ करना भी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि अगर इन सब के बावजूद भी बाल झड़ रहे हैं तो फिर तो डायग्नोसिस की जरूरत है और डायग्नोस करके बालों के पोषण के लिए आपको ध्यान रखना है। बालों के पोषण के लिए विटामिन ई और विटामिन डी बहुत जरूरी है। विटामिन ई नट्स में होता है, मैं शायद आगे हम लोग जब बात करेंगे तो विस्तार से आपको बताएंगे। जितने भी नट्स हैं उसमें दोनों ही सोर्स अवेलेबल हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सोर्स। और विटामिन डी तो सबसे ज्यादा प्रकृति आपको देती है धूप, तो कोशिश कीजिए कि जहां भी धूप मिले वहां थोड़ा सा आधा एक घंटा शरीर के साथ धूप में बैठिए, तो इससे आपके बालों को न्यूट्रिशन खुराक मिल जाएगी और मुझे लगता है कि झड़ने उड़ने में कुछ कमी आएगी। जी जी, बहुत सारी समस्याएं लोग लिखकर भेज रहे हैं और लगभग सबकी समस्याएं वो मिलती जुलती सी हैं कि स्किन बहुत ड्राई रहती है। और हमारा टॉपिक भी आज ये है, जुड़े रहना है, सुनते रहना है रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक। क्या तारीफ करें हम अपने श्रोताओं की, हमारे रेडियो डॉक्टर के वो श्रोता जो इतने सजग हैं, इतने हमारे साथ जुड़ने के लिए ललायत हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान यहाँ सही तरह से मिलता है। और ये गारंटी है, आपके मैसेजेस, आपके फोन कॉल्स हमें बता रहे हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम से जो आपको समस्याओं का समाधान मिलता है वो उससे आप पूरी तरह संतुष्ट हैं। धन्यवाद देने के साथ साथ अपने उन श्रोताओं को लेना चाहेंगे जो फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं। हेलो, मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। जी जयकिशन जी, अपना प्रश्न कर लें डॉक्टर साहब से। पहले मैं डॉक्टर साहब को प्रणाम करता हूँ। मेरे 3 क्वेश्चन है डॉक्टर अरुण साहब से। जी बताएं। इनका आना बड़ा मुश्किल होता है और जब आ जाते हैं तो फिर सारे बीमारियां दूर हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है और आप प्रश्न करें और बहुत सारे हमारे श्रोता भी वेट कर रहे हैं कि अपने अपने सवाल पूछ लें डॉक्टर साहब से। मैं अपना 3 क्वेश्चन पहले करूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि जो मोतियाबिंद आंख में होता है, कहते हैं कि ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं होती, केवल आप अगर होम्योपैथी की दवाई डालेंगे तो उससे मोतियाबिंद ऑटोमेटिकली कट जाता है, ये इसका कृपया बताएं। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग घरों में होम्योपैथिक की किताब ले आते हैं और उसको पढ़ के अपने घर में ही ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि होम्योपैथिक की एक दवा कई रोगों में काम आती है, तो क्या हमें घर में दवा लेनी चाहिए या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या होम्योपैथिक में एंटीबायोटिक भी होती है या नहीं, क्योंकि आप तो हाल लेके और मरीज को ठीक कर देते हैं। ये मेरे 3 क्वेश्चन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। एक एक करके हम फटाफट ले लेते हैं। मोतियाबिंद और होम्योपैथी बताएं। जय किशन जी को नमस्कार। आप रेडियो के बहुत पुराने श्रोता हैं, इसलिए हम लोगों को गर्व भी है और आपकी आवाज हम लोगों को भी बहुत अच्छी लगती है। आपके प्रश्न भी हम लोगों के लिए एक इम्तिहान के प्रश्न की तरह होते हैं। देखिए, मोतियाबिंद के बारे में, मोतियाबिंद एक स्ट्रक्चरल डिजीज है और अगर हम उसको रोगों की कैटेगरी में देखें तो सर्जिकल डिजीज है। अगर मोतियाबिंद बहुत ज्यादा पुराना हो गया है तो फिर उसमें दवा के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, उसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। और आजकल सरकार ने इतनी बेहतर सुविधाएं दे दी है, तकनीक बहुत आसान तकनीक उपलब्ध हो गई है, तो आंखों को कोई बहुत दिक्कत नहीं होती। पुराने मोतियाबिंद के मामलों में हमें देर नहीं करनी चाहिए, आंखों का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। और अगर उसकी शुरुआत है तो उसमें निश्चित रूप से होम्योपैथी की कुछ दवाइयां बहुत कारगर हैं, डॉक्टर की मदद से वो दवा ली जा सकती है। एक ओटीसी दवा है जिसको मैं बता सकता हूं, क्योंकि ओवर द काउंटर ड्रग्स के बारे में सरकार भी हम लोगों को कहती है कि आप जागरूक
फैलाने की जिसे फैलाएं। सर्नेरिया मैरिटिमस करके उसका जो आई ड्रॉप है बहुत कॉमन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता मिल गई है, WHO भी मानता है, तो वो डाली जा सकती है अगर आपको लगता है कि आंखों की रोशनी कुछ कम हो रही है। दूसरा, घरों में होम्योपैथी। देखिए होम्योपैथी बहुत सरल है निश्चित रूप से, लेकिन ये मॉलिक्यूलर सिस्टम है। मॉलिक्यूलर सिस्टम जैसे आप न्यूक्लियर वेपन देखते हैं ना कि उसकी साइज वगैरह बहुत छोटी होती है लेकिन वो बहुत मारक होती है, तो होम्योपैथी की दवाओं को ऐसे मतलब नहीं समझना चाहिए कि निरापद है। दवाओं का दुरुपयोग बहुत नुकसान देता है और बहुत लंबे समय तक नुकसान देता है। तो बिना जानकारी के, बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के कभी ऐसी दवा नहीं लेनी चाहिए। सरकार ने कुछ दवाइयां OTC ड्रग के रूप में अनाउंस की हुई हैं, उन दवाओं को आप घर में रख सकते हैं। पेट खराब होना या फिर सर दर्द होना या इस तरह के फर्स्ट एड के लिए, तो वो दवाइयां आप रख सकते हैं। उन दवाओं में कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। तो ये दवाइयां जो आप बता रहे हैं ये कहीं पे मिल जाती है? डिटेल्स इंटरनेट पे सभी उपलब्ध हैं और भारत सरकार ने गजट में प्रकाशित करके इसको बता दिया है, घरों में रखने वाली दवाइयां। तो फर्स्ट एड पर कभी हम लोग अलग से कार्यक्रम करेंगे तो वो भी हम लोग बता देंगे लोगों को, लेकिन ये बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, आप ले सकते हैं और हम लोग उसके लिए बराबर 24 घंटे उपलब्ध हैं आपको अपनी सेवाएं देने के लिए। एंटीबायोटिक्स बिल्कुल होम्योपैथी में नहीं होता। देखिए होम्योपैथी होमोइयोज सिस्टम्स, होम्योपैथी जो है ना वो रोग के सदृश्य विज्ञान है। एंटीपैथी एलोपैथी है जहां पर रोगों में अलग अलग दवाइयां जैसे एंटी हेलमिंथ, एंटीबायोटिक्स, एंटी वायरल, इस तरह की दवाइयां वहां होती हैं। होम्योपैथी में अगर कोई इस तरह की दवा दे रहा है तो आपका वो गलत काम कर रहा है, वो अनएथिकल भी है और वो अपराध भी है। तो कभी भी इस तरह के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। और आप तो हमारे बहुत बेहतरीन श्रोता हैं, तो आप इसको फैला देंगे इस जानकारी को, उससे हमारा भी और खास करके रेडियो का भी। वैसे जयकिशन जी ने ये प्रश्न किया, पर हमारे बहुत सारे करोड़ों श्रोता जो इसे सुन रहे हैं वो आपकी बात सुन के और समझ गए होंगे, और प्रश्न भी इसीलिए वो करते हैं बहुत सोच समझ कर कि हमारे जो श्रोता हैं वो भी लाभ ले लें जो नहीं कर पा रहे हैं। तो और भी हमारे कॉलर्स वेट कर रहे हैं, उनको भी हम जल्दी से लेते हैं, फिर मैसेजेस की भी बारी आएगी। हेलो डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्ते जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी वाइफ जो है उनका उम्र 40 साल है, ठीक है जी। आप अपना नाम बता दें, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम मुख्तार आलम हुआ, अररिया जिला, बिहार से बोल रहा हूँ। जी मुख्तार जी बताएं। हाँ, तो वो सब दिन बीमार रहती है और उनका बाल अभी भी जो है कमर तक है, लेकिन बाल टूटता बहुत है। अभी इस बारे में हमने बात की थी, डॉक्टर साहब ने बताया था विस्तार से कि बाल टूटने की समस्या पर क्या करना है। इसके अलावा कोई और प्रश्न है? हाँ, वो बीमार सब दिन रहती है। देखिए मुख्तार साहब, 40 वर्ष की उम्र में स्त्री का लंबे समय से बीमारी के साथ रहना निश्चित रूप से वो बालों को, चमड़ों को कमजोर करेगा। तो वो तो एक खुद ही आप बता रहे हैं कि वो एक बड़ा कारण है। उनकी मूल बीमारी जो है ना उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। उसकी वजह से शरीर में बहुत तरह के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, पोषक तत्वों की बहुत कमी हो जाती है, और उसका सबसे वर्स्ट जो असर होता है वो बालों पर होता है, चमड़ों पर होता है। तो बेहतर है कि एक तो आप उनको पोषक खाद्य पदार्थ उनको पहुंचाएं, उसमें कुछ बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, सिर्फ प्रोटीन पर ध्यान दें। प्रोटीन के दोनों सोर्स हैं, वेजिटेरियन सोर्स भी हैं और नॉन वेजिटेरियन सोर्स भी हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो एग्स है, फिश है, ले सकते हैं। जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें दालें बहुत बेहतरीन स्रोत हैं प्रोटीन की, पनीर है, सोया है। तो इन सब चीजों का सेवन करके आप बाल और त्वचा की मदद करेंगे, साथ साथ शरीर की भी मदद करेंगे। और निश्चित रूप से बालों की सफाई अगर वो रखती हैं, अगर सफाई रखती हैं और ये डाइट कर लेती हैं तो काफी हद तक उनको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। डॉक्टर साहब, सफाई पर अपने बात की, कई बार क्या होता है जब सर्दियां आती हैं तो बालों को उतनी जल्दी लोग नहीं धोते हैं, कितना नुकसानदायक हो सकता है या क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? देखिए आपके इस सवाल से इस सवाल में छिपा हुआ एक और जानकारी है जो मैं देना चाहता हूँ। आमतौर पर डैंड्रफ के बारे में लोग सवाल करते हैं, बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं। सर्दी के आलस में, सर्दी के डर से लोग कहते हैं अच्छा चलो आज छोड़ देते हैं, कल धो लेंगे, कल भी छोड़ देते हैं, परसों धो लेंगे। कई बार तो लोग रूटीन बना लेते हैं, हफ्ते में एक बार बाल धो लेते हैं। ये ठीक नहीं है। बाल को, और डैंड्रफ कोई बीमारी नहीं है। डैंड्रफ जो है ना वो उसकी भाषा है, आपके त्वचा की भाषा है। वो बता रहा है कि आपने हमारा ख्याल नहीं रखा, इसलिए वो ड्राई होकर एक फ्लैक के रूप में त्वचा पर आ जाता है। और बाल तो चूंकि अगर जिनके गहरे बाल हैं, जिनके बहुत घने बाल हैं, तो वहां पर त्वचा तो एक कैद है, उसको ब्रीदिंग के लिए मौका नहीं मिलता। और आप ऊपर से उसको बांध कर रखती हैं सर्दियों में, ऊपर उसको कवर्ड भी हम रखते हैं, तो उसकी वजह से बाल कमजोर होते हैं। जो आपको मैंने
मैंने बताया कि जो हमारा हेयर रूट है, हेयर बल्ब है, वो वीक होने लगता है, उसको पोषण नहीं मिल पाता। पोषण उसको बाहर से नहीं मिलता है, अंदर से ही मिलता है। वो पोषण जब नहीं मिल पाता है तो फिर रूट्स जो है वीक होने लगते हैं और टूटने लगते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि हम बालों को कम से कम, सर्दी में आप एक एक्सक्यूज ले सकते हैं, एक दिन का एक्सक्यूज ले लीजिए, अच्छा। लेकिन कम से कम 48 आवर्स में एक बार बालों को बढ़िया से धोना तो जरूर चाहिए। अच्छा। और बालों को आप जैसे ही धोते हैं, बालों का न्यूट्रिशन अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर में एक प्रक्रिया है जिसको बायोम्यूटेशन बोलते हैं। बायोम्यूटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से शरीर खुद ब खुद अपनी सारी कमियों को पूरा कर लेता है। जो हम सामान्य डाइट लेते हैं उसी डाइट से वो अपनी एनर्जी बना लेता है और अलग अलग ऑर्गन में वो पोषण पहुंचा देता है। तो बस हमको साफ सफाई और अच्छे खान पान की जरूरत है, और ये सब छोटी मोटी समस्याएं तो शरीर खुद ही देख लेता है। चलिए एक और है कॉलर, उनकी भी समस्या सुन लेते हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं उमेश बात कर रहा हूँ, गुड़गांव हरियाणा से। जी उमेश जी। तो मैडम मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो पहला, एक 2 साल का लड़का है, उसके बालों की जो ग्रोथ है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि जैसे डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है तो डॉक्टर जो शैम्पू या कोई लोशन वगैरह देते हैं तो उनका कितना साइड इफेक्ट होता है? जी, डैंड्रफ पर बात बहुत सारे श्रोता करना चाहते हैं तो वो भी हम ले लेंगे। और दूसरा इन्होंने ये बोला कि बच्चे की ग्रोथ पूरी नहीं हुई बालों की, कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब इनसे प्रश्न आपके? नहीं, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा। खास करके 2 साल का ही बच्चा है तो जाहिर है कि उसको उसका पूरा डेवलपमेंट हुआ नहीं। आमतौर पर शरीर को विकास के लिए खुराक चाहिए, शरीर को विकास के लिए पोषण चाहिए। वो पोषण अगर पूरा नहीं हुआ, मुझे एक चीज बताएंगे आप कि बच्चे का वजन कितना है उमेश जी? नॉर्मली चल रहा है उनका लगभग 10 से 12 के बीच में। 10 से 12 के बीच में। तो बच्चा थोड़ा कमजोर लग रहा है क्या? नहीं, दिखने में नॉर्मली है सर। अच्छा, हेल्दी है। तो उसमें कुछ विटामिन की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लगती है और मुझे विटामिन डी की कमी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की कमी होगी। तो आप डाइट से पूरा कर लें, दूध वगैरह बच्चे को पूरा दें। दूध में विटामिन डी होता है। अगर शुद्ध दूध, अच्छा दूध आप प्रोक्योर कर पाते हैं तो बहुत ही सुंदर। बालों का विकास आमतौर पर छोटे बच्चों में धीरे धीरे ही होता है। हालांकि मुझे मालूम नहीं कि आपके यहाँ वो जो परंपरा है बालों के मुंडन की, उसकी वजह से क्या होता है कि हम बालों को थोड़ा सा एक तरह से पुराने बाल हटा देते हैं, नए बाल के ग्रोथ के लिए हम कुछ संभावनाएं खोल देते हैं। वहां पर जो पोर्स है वो खुल जाते हैं, बालों को न्यूट्रिशन मिलता है और बाल ग्रो करते हैं। तो आप एक आध बार उसके बाल हटाकर देख लें। तो नियमित रूप से हटाए जा रहे हैं। अच्छा, बाल हटा रहे हैं, फिर भी बाल कमजोर है जी, तो आपको सिर पे बाल कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि कुछ न कुछ उसका जो ग्रोथ है, बालों का ग्रोथ, वो डिवाइडेड है। उसके लिए आपको किसी चिकित्सक से मिलना चाहिए, वो डायग्नोस करके आपको गाइड कर देंगे। अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो फिर आप रेडियो डॉक्टर में आके कभी हम लोगों से पूछ लीजिएगा, हम आपको मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। इसमें सर जेनेटिकली प्रॉब्लम भी हो सकता है? जेनेटिक भी हो सकता है, तो ये भी देखना होगा। इसलिए मैंने कहा कि वो डॉक्टर तय कर लेंगे। जेनेटिक भी हो सकता है, कुछ दवाओं का साइड इफेक्ट अगर माँ ने लिया होगा गर्भावस्था में तो उसका भी हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये डॉक्टर कोई तकनीकी विशेषज्ञ ही इसको डायग्नोस करेगा। तो बेहतर है आप दिखा लें। आजकल तो सरकार की तरफ से बहुत सारे डॉक्टर उपलब्ध हैं सभी अस्पतालों में। ये मेरा जो दूसरा सवाल है, ये जो डैंड्रफ हटाने के लिए डॉक्टर शैम्पू और जी जी, डैंड्रफ की बात हम कर रहे हैं। उसी सवाल पे मैं आ रहा था। देखिए, डैंड्रफ कोई बीमारी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो शैम्पूज और ये सब है उससे कोई डैंड्रफ नहीं हटता। शैम्पू एक क्लिंजर है, वो बालों की सफाई कर देता है। तो सफाई करने से वैसे ही आप उसको घर में भी बना सकते हैं। जैसे कभी कभी लोग दही और बेसन से बाल साफ कर लेते हैं, कभी कभी वो चोकर जिसको कि हम गेहूं का जो उपटन होता है उसमें कुछ नींबू का रस मिलाकर बालों की सफाई कर लेते हैं। किसी भी तरह से बालों को क्लिंज करना और स्कैल्प को क्लीन कर लेना, ये पर्पस है। शैम्पू भी उतना ही काम करता है, लेकिन अगर कोई शैम्पू देकर ये दावा करता है कि वो आपके बाल झड़ने को रोक देगा, ये तो इस तरह के दावे गलत हैं। और हर सिस्टम के अपने अपने शैम्पूज होते हैं। कहेंगे ये आयुर्वेदिक शैम्पू है, कोई कहेगा होम्योपैथिक शैम्पू है, वो सारी चीजें एक ही होती है। वो सब अपने अपने प्रमोशंस के तरीके हैं। तो उसमें घरेलू उपाय जो है वो भी कारगर हो सकते हैं, वही ज्यादा कारगर होते हैं, उसी को फॉलो कीजिए। और ये बताना मेरे को, डैंड्रफ में ठंडे पानी या गर्म पानी से नहाने का कोई रोल होता है या नहीं होता? देखिए, शरीर का जो तापक्रम है उस तापक्रम के पानी को शरीर को दीजिए। सर्दियों में लोग गर्म पानी से नहाते हैं और थोड़ा ज्यादा गर्म से नहाते हैं, वो खतरनाक है। ऐसे ही तो स्नान करने के लिए आप बेहतर है कि ठंडा पानी यूज करें और पीने के लिए हल्का गुनगुना पानी यूज करें। ये आज का टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। ये हर मौसम में लागू करिए। स्नान करने के लिए जितना ठंडा पानी हो, ये नहीं कि टंकी का ठंडा पानी हो। कई बार तो आप देखेंगे कि इस मौसम में यूरोप में भी और अमेरिका में भी, हिंदुस्तान में भी शुरू हुआ है, ये कुंभ का
जो समय है वो इसी मौसम में होता है और पानी ठंडा होता है और लोग कुंभ में जाके नहाते हैं, ग्रुप में स्नान करते हैं। तो शरीर के लिए ठंडा पानी बेहतर है। बहुत अगर आपको ठंड लगती है, बीमारी है, तो थोड़ा सा पानी को उसकी ठंडी मारने के लिए गर्म पानी मिला लें, लेकिन वो गर्म पानी से बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए। और उससे भी स्कैल्प वगैरह में क्रैकिंग आता है और फ्लैक्स निकलते हैं, डैंड्रफ उसी को कहते हैं। जी जी, बहुत सारे प्रश्न हमारे पास मैसेज के माध्यम से हैं और बहुत सारे जो प्रश्न उसमें ऐसे हैं जिनके जवाब आप अपनी बातचीत में दे चुके हैं, लेकिन मैं जरूर थोड़ा सा लेना चाहूंगी क्योंकि हमारे श्रोताओं ने आपसे प्रश्न किया है। तो शैली जी ने हमें लिखा है दिल्ली से कि फेस की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और सन में जब फेस देखती हूँ तो रेड हो जाता है, खुजली भी बहुत होती है। डॉक्टर साहब देखिए, चेहरा खास करके हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड होता है। बाकी शरीर को तो हम ढक लेते हैं लेकिन चेहरे को हम नहीं ढक पाते, तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा शिकार वही होता है, खास करके मौसम के उतार चढ़ाव का। तो निश्चित रूप से उस पर ज्यादा केयर करने की जरूरत है, उसको एक प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। बहुत तेज धूप हो तो चेहरे को भी ढकिए, और बहुत सर्दियों में खास करके जब बहुत ऊंचाई पे हम जाते हैं तो इस तरह की शिकायतें आती है, इसलिए चेहरे पर झुर्रियां पड़ना, चेहरे पर क्रैक्स आना, सनबर्न भी हो जाता है, सनबर्न भी होता है। तो इन सब में अच्छा, उसके बाद दूसरी दिक्कत क्या होती है कि हम उसको रगड़ना शुरू कर देते हैं, वो और खतरनाक होता है। तो जब भी चेहरे पे कुछ रूखड़ापन दिखे आपको तो समझ लीजिए कि चेहरे के साथ मौसम थोड़ा सा मौसम ने नाइंसाफी की है। और उसको कुछ वायली प्रोडक्ट्स जो भी नेचुरल ऑयल्स हैं, आलमंड ऑयल है, बहुत अच्छा ऑयल है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, मस्टर्ड ऑयल है, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो इसका सेवन, इसको लगाएं, उस पे चेहरा साफ रखें, उसको लगाएं तो निश्चित रूप से चेहरे को। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसा हमारे श्रोता भी बोल रहे थे मार्केट में अवेलेबल हैं, तो मॉइस्चराइजर्स के नाम पर स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, तो उसकी जगह जैसे आप बता रहे हैं सिर्फ अगर प्लेन हम ऑयल यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, तो ये भी आपको लगता है कि उतना ही कारगर होते हैं? ये ज्यादा कारगर होते हैं। जैसे आप इतने सारे गाने सुना रही हैं ना, तो एक गाने की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। तो असल चीज तो कुदरत है, ये हमारा शरीर कुदरती शरीर है और कुदरत सब कुछ देता है। ये जो जितने भी इस तरह के क्लेम्स हैं, देखिए मैं चूंकि उसके कमर्शियल उस पर मैं नहीं जाऊंगा, उनके अपने फायदे के मामले, लेकिन मैं अपने श्रोताओं को इतना जरूर बता दूं कि उस पे भरोसा करने की बजाय आप कुदरत पे ज्यादा भरोसा कीजिए। प्राकृतिक तौर पर बहुत सारे तरीके हैं, उपटन है, बहुत सारे वाइल्स हैं, नेचुरल वाइल्स हैं, उसको आप यूज कीजिए। उससे आपके शरीर को ज्यादा लाभ मिलेगा, उससे ज्यादा पोषण मिलेगा, रादर की आप इस तरह की चीजें, हाँ आप वो भी करिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उस पर डिपेंड मत कीजिए, उस पर डिपेंड करने से आपकी दिक्कत होगी। और दूसरा, एक बहुत सारे प्रश्न तो हैं हमारे पास, लेकिन मैं समय चुरा रही हूँ उन प्रश्नों के बीच में से, कि जैसे सर्दियों पे हम बात कर रहे हैं, स्किन पे बात कर रहे हैं, होम्योपैथी पे, क्योंकि आप एक होम्योपैथी स्पेशलिस्ट हैं, किस तरह से इन समस्याओं में होम्योपैथी कारगर होती है वो भी थोड़ा सा बता दें। जी, होम्योपैथी देखिए एक प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान है। खास करके होम्योपैथी में दवा की मात्रा बहुत सूक्ष्म होती है और शरीर को सूक्ष्म रूप से ही एक इन्फ्लुएंस की जरूरत पड़ती है, तो और वो भी पोटेंटाइज्ड होती है, वो भी पावर्ड होती है। आमतौर पर जो दवा है वो वनस्पति स्रोत से ज्यादा आता है, प्राकृतिक स्रोतों से ज्यादा आता है, और वो भी चार्ज्ड है, पोटेंटाइज्ड है, तो इसलिए उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, उसका कोई अपना असर नहीं होता, और वो एक तरह से बॉडी को न्यूट्रिशन दे देता है। आमतौर पर त्वचा के मामले में आप देखेंगे तो होम्योपैथी की बहुत बेहतरीन दवाइयां हैं, जो त्वचा के झुर्रियों के मामले में, त्वचा पर जो रफनेस आता है उसके मामले में, त्वचा वायली हो जाता है या त्वचा में बहुत ज्यादा पसीना आता है, इस मामले में बहुत बेहतरीन दवाइयां हैं जो त्वचा के खास करके जो केमिकल चेंजेज हैं उसको वो न्यूट्रलाइज कर देती हैं, उसको वो स्टेबलाइज कर देती हैं। तो इस तरह के मामलों में होम्योपैथी निश्चित रूप से कारगर है। विशेषज्ञ डॉक्टर हर मोहल्ले, हर गली में उपलब्ध है सरकार की तरफ से, उनका लाभ लिया जा सकता है। और नेहा हमें लिख रही हैं जयपुर से कि डैंड्रफ बहुत है, स्किन में फंगल इन्फेक्शन है और बाल बहुत फ्रिजी रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपने बताई हैं डॉक्टर साहब। इसके अलावा रिया हमें लिख रही है उत्तराखंड से कि मेरी उम्र 22 साल है और मेरी स्किन मिक्स स्किन है, ऑयली और ड्राई, बट ड्राई हो जाती है नोज पे बहुत ज्यादा, और जब मैं वॉश करती हूँ तो भी वो निकलता नहीं है ड्राइनेस। तो क्या कोकोनट ऑयल रात में लगाऊं ठीक रहेगा, ये जानना चाहे। और
दूसरा डैंड्रफ बहुत है, ड्राइनेस बहुत है, हेयर फॉल बहुत है। देखिए, इसमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट तो चाहिए हमारे स्किन को, खास करके विंटर में, क्योंकि विंटर में एक तो धूप बहुत कम मिलता है, धूप की बहुत जरूरत होती है, त्वचा को धूप नहीं मिलता, ऊपर से ठंड बहुत होती है। उस ठंड की वजह से हम जो जैसे छोटे शहरों में हम स्मोक्स यूज करने लग जाते हैं, हम अंगीठी जला लेते हैं या गीजर हीटर जला लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके त्वचा को और ज्यादा ड्राई कर देता है। अब उसका अंदाजा तो प्रकृति को नहीं होता कि आप कैसा हीटर चला रहे हैं। ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए, कम से कम इंटरनल मॉइस्चर तो आपको रखना ही चाहिए। 2 से 2.5 लीटर पानी जरूर पिए आप। आमतौर पर 1-2 ग्लास तक लोग आ जाते हैं। सर्दियों में ज्यादा नहीं नहीं पिया जाता, लेकिन 2 से 2.5 लीटर पानी आपको विंटर में भी जरूरी है आपके शरीर को। तो और थोड़ा सा गर्म करके आपने बताया, हाँ, कोसा पानी पीना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देखिए शरीर के अंदर का जो तापक्रम है उसका काम आप नहीं बढ़ाएंगे ना। मान लीजिए आपने बहुत आइसक्रीम खा ली, इस मौसम में आइसक्रीम बहुत खाते हैं, गलत करते हैं आप। आइसक्रीम मतलब 0 डिग्री वाला टेम्परेचर, मतलब 37 डिग्री को आप दे रहे हैं, तो वो तो पहले उस आइसक्रीम को अपने टेम्परेचर पे लाएगा, तब तो वो स्टमक में रहेगा। काम बढ़ा रहे हैं। काम बढ़ा रहे हैं, तो इससे स्किन जो है ना आपका हार्मफुल रहेगा और उससे आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। 2-3 चीजें जो डाइट्स के बारे में अगर आप कहती हैं तो मैं अभी बता देता हूँ। समय बहुत तेजी से भाग रहा है, मेरे बहुत सारे 3 विटामिन बहुत जरूरी है। विटामिन सी प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, सारे सिट्रस फ्रूट्स में अवेलेबल है इस समय। सब जूस, आंवला, मौसमी, संतरा, ये सब इसी मौसम में आता है। इससे कभी लोग ये ना सोचें कि संतरा से जुकाम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये इसी मौसम का है। विटामिन सी, विटामिन डी जो हड्डियों के लिए, बालों के लिए, त्वचा के लिए बहुत जरूरी है। धूप अगर कम है तो भी बहुत ज्यादा अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत ज्यादा रोल है। कोलेजन जो है ना, कोलेजन हमारे स्किन में एक एंजाइम होता है जो त्वचा को जवान रखता है, आजकल इलास्टिसिटी रहता है। हाँ, उसका जो स्पॉन्जीनेस है। तो कोलेजन को बचाए रखने के लिए भी विटामिन बी जरूरी है। विटामिन बी के डिफरेंट कंपोनेंट्स, विटामिन 6, B6, B12, बहुत सारे जो उसके कंपोनेंट्स, तो ये सारी चीजें हमको अपने भोजन में सेवन जरूर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इतना करने से आपकी त्वचा काफी हद तक बची रह सकती है। तो ये हमारे पास प्रश्न भेजा है गोविंदपुरी से, मोदी नगर में रहते हैं और इन्होंने अपना नाम पाले दर्जी शायद लिखा है। इन्होंने लिखा मेरी वाइफ के हाथों में सोरियासिस हो गया। आपने उसका जिक्र किया था शुरू में, हाथों के जो पोर हैं वो फट गए हैं, और इसका कोई होम्योपैथी में इलाज है क्या सोरियासिस का? जी, सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वक्त लेता है ठीक होने में। निश्चित रूप से होम्योपैथी में इसका इलाज है, लेकिन आपको एक अच्छे विशेषज्ञ होम्योपैथ की जरूरत पड़ेगी। इसमें रोगी के व्यक्तित्व को समझना पड़ता है, उसके इंटरनल, ये कस्टमाइज सिस्टम है। होम्योपैथी एक बहुत ही कस्टमाइज सिस्टम है, तो एक इलाज हर किसी पर लागू नहीं होता। आपका इलाज आपके लिए ही तय किया जाएगा और वो आपके इलाके के बेहतर होम्योपैथिक डॉक्टर से आप मिल लें। हर जगह सरकार ने अपने डॉक्टर बिठा रखे हैं, आप उनकी सेवाएं जी मिलना पड़ेगा। हाँ, और उसका अच्छा इलाज है। जी, यूपी हकीमगंज से आसिफ अंसारी लिख रहे हैं कि मेरे बालों में डैंड्रफ बहुत है, कोई अच्छा सा नुस्खा बता दीजिए। तो डैंड्रफ की बात की थी, 2 नुस्खे हैं। बाल को साफ रखिए, नंबर 1। दूसरा की कम से कम 2 दिन के अंतराल पे या 3 दिन के अंतराल पे बालों को अगर सरसों तेल, एंटीऑक्सीडेंट, भरपूर एंटीऑक्सीडेंट वाले तेल का उपयोग करें आप। सरसों तेल बेहतर है, जिसको कि मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। इसके अलावा बाकी जितने भी परफ्यूम्ड ऑयल हैं उसके बारे में मैं नहीं कहूंगा, वो आप अपने शौक से। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे भी काफी लोगों को इस क्वेरी रहती है कि तेल कितना पहले लगाना चाहिए, कितनी देर के लिए लगाना चाहिए, रात भर लगाना चाहिए? देखिए, तेल लगाने का सबसे बेहतर समय मैं बता देता हूं कि आप बालों को बढ़िया से धो लें। रात में अगर आप तेल लगाकर सुबह तक उसको छोड़ देते हैं, सुबह फिर वॉश कर लें, तो आपका जो एक कॉस्मेटिक जो आपको लगता है कि बाल चिपचिपा है, ये वो भी खत्म हो जाएगा और बालों को न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो ये काम किया जा सकता है कभी। और अगर आप हर दिन नहीं कर सकते तो वीकेंड में तो कर ही सकते हैं आप। नहीं तो घंटा 2 घंटा पहले भी लगाएं, घंटा 2 घंटा पहले लगाएं, स्नान करने से पहले लगाएं। शरीर अगर आपका साफ है, अगर आप मिट्टी के काम में हैं तो फिर पहले आपको शरीर को साफ करना पड़ेगा, फिर ऑयल लगाइए, फिर स्नान कर लीजिए। अच्छा। तो ये कर सकते हैं। जी, डॉक्टर अमित कुमार दरभंगा बिहार से लिखकर भेज रहे हैं, सोरोसिस का ही समस्या है और पैरों के तलवे में ब्लीडिंग होती है। तो सोरोसिस के बारे में आपने बताया कि दवाई है और तलवों में अगर ब्लीडिंग होती है तो अगर ये डॉक्टर हैं और दवा वाले डॉक्टर हैं तो ये समझते होंगे। चिलब्लेंस भी एक समस्या है। आमतौर पर सर्दियों में पैरों में बिवाई फट जाती, पैर फट जाना जिसको कहते हैं, तो उसको हम लोग फटते हैं। हाँ, जी, होठ फटते हैं, पैर फटते हैं, हाथों के ऊपर की त्वचा फट जाती है। तो उसमें 2 चीजें
जिम्मेवार हैं। नंबर एक तो जो गंदगी है, हम त्वचा को साफ नहीं रखते और वो फटती चली जाती है, डेड स्किन वहां जमा हो जाते हैं और उस डेड स्किन को हम हटाते नहीं तो फिर नीचे की त्वचा भी उसके प्रभाव में फटने चली लग जाती है। तो एक तो त्वचा की सफाई बहुत जरूरी है, उसको स्टोन से रगड़ रगड़ कर, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा रफ नहीं रगड़ें, लेकिन साफ करके कम से कम डेड स्किन हटा दें और उसके बाद फिर मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग करें। एक दूसरा कि चिलेब्लिन्स बेसिकली एक, इसको कोल्ड बाइट भी बोलते हैं। आमतौर पर जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो होता है, सियाचिन वगैरह में हमारे सैनिकों के पैर की उंगलियां काटनी पड़ जाती है, तो ये इतना मामला है। और ये हमारे कई लोगों की मैंने देखा फिंगर स्वेल भी कर जाते हैं। तो ये चिलेब्लिन्स है। चिलेब्लिन्स एक तरह का रोग है, इसको उपचार की जरूरत है और खास करके उस पैर को गर्म करने की जरूरत है। कॉटन के जुराबें, तेल का मालिश, गर्म तेल की मालिश, ये सब बहुत जरूरी है। लंबे समय तक अगर आप जूता पहनते हैं, 10-10, 20-20 घंटे तक जूते में ही है, तो उससे भी वहां का स्किन जो है वो अनहाइजीनिक कंडीशन में वो कोलैप्स करने लगता है, जिसकी वजह से क्रैक्स आते हैं। जी, अनुभव लिख रही हैं, 39 इयर्स के, फेस पर मोल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो मोल्स का भी कोई इलाज है क्या? हाँ, मुहासे तो बहुत जरूरी हैं। मुहासे आजकल इतना ज्यादा लोगों को हो रहा है। आमतौर पर होता क्या है कि हमारे स्किन में पोर्स है, जब हम बाहर से कुछ लगाकर उस पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं तो वो मुहासे बाहर निकलना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो कील बना लेते हैं। उसको खोलना बहुत जरूरी है। तो आप अपने चेहरे के पोर्स को खोलें, और अगर ये हार्मोनल है तो थोड़ा सा वक्त लेगा, अगर ये नॉर्मल है तो जल्दी ठीक हो जाएगा। जी, हमें ये भी प्रश्न भेजा है, लिखने वाले हैं, उन्होंने अपना नाम रिंकू लिखा है, उत्तराखंड से। मेरी वाइफ की उम्र 29 साल है, 2 बच्चे हैं। मेरी वाइफ बहुत जल्दी बीमार होती है, तो ये शायद पहले भी इनका फोन पे भी हमने इनका प्रश्न लिया। हेयर लॉस के बारे में हमें लिख कर पूछा है, लिखने वाले हैं अश्वनी। इन्होंने लिखा है, नमस्कार, हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, विटामिन की कमी से होता है क्या? ये प्रश्न है। बिल्कुल, विटामिन की कमी से होता है। और हेयर लॉस के लिए हमने आपको बताया था कि 2-3 तरह के विटामिन की शरीर को जरूरत पड़ती है। विटामिन ई की ज्यादा जरूरत पड़ती है विंटर में, विटामिन सी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इन दोनों विटामिन को हमें नेचुरल रूप में, मैं कभी विटामिन की गोलियों से ज्यादा नेचुरल सोर्स को ज्यादा प्रेफर करूंगा। हाँ, आप उसको कर लें, और ये सब आसानी से उपलब्ध है। ये सारी जानकारी 10वीं का विद्यार्थी भी, विज्ञान का विद्यार्थी भी आपको बता देगा कि कौन सी चीज में कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो आप इसका सेवन करें। और पहाड़ों में तो बहुत आसानी से ये सब चीजें उपलब्ध हैं। इस समय पहाड़ों में जितने भी फल सब्जियां उपलब्ध हैं, उन सब में इस तरह के विटामिन की प्रचुर मात्रा है, और वो ज्यादा शुद्ध है क्योंकि वहां पर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स बहुत कम यूज होते हैं। तो आप उसका सेवन करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा केयर करने की जरूरत है। और जो कम उम्र में बाल सफेद, जैसे इन्होंने पूछा है वंश ने उत्तराखंड से, कि 18 साल की उम्र में ही बाल सफेद हो रहे हैं, तो ये तो बीमारी है। ये तो बीमारी है, इसमें देखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ हेरिडेटरी फैक्टर हो सकता है बचपन में उनको कुछ दवाइयां चली हो, उन दवाओं का साइड इफेक्ट हो। तो इन सारी चीजों को तय करना पड़ेगा कि उसकी वजह क्या है, और उस वजह को दूर करके फिर इन सब समस्याओं से मुक्त हुआ जा सकता है। जी, देवदत्त पारसोलिया जी लिख रहे हैं, असिस्टेंट वायरलेस ऑफिसर, दिल्ली फायर सर्विसेज से, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कार्यक्रम से हमें बहुत जानकारी मिल रही है। लेकिन प्रश्न कोई नहीं किया है, लेकिन तारीफ की है। और अनीता तेजवानी जी हमें लिखकर भेज रही है, त्वचा और बाल बहुत ड्राई रहते हैं, तो ये प्रश्न हम ले चुके हैं कार्यक्रम में। ये हमें लिखकर भेजा है नरदेव सिंह चौहान जी ने, कोटद्वार यूके से, उत्तराखंड से। शालिनी मैम एंड डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा सुपुत्र 20 वर्ष का है, पैरों में मस्से हैं, तो ये मस्से जो है थोड़े दाने दाने जैसे हैं, तो ये भी क्या होम्योपैथी से दूर हो सकते हैं? हाँ, मस्से खास करके ये भी स्किन डिजीज की कैटेगरी में आते हैं। और निश्चित रूप से आजकल शरीर पे इस तरह के उद्भेद का आना, वो ड्राई भी हो सकता है, वो अलाइव भी हो सकता है, कभी कभी वो ब्लीड भी करता है। तो उसकी अलग अलग वैरायटी है। इसको वॉट्स बोलते हैं हम लोग, या कॉन्डालोमाटा बोलते हैं। इसके ट्रीटमेंट की जरूरत है। आप किसी अच्छे होम्योपैथ से मिल लें, या फिर इसके लक्षण के साथ आप कभी हमारे रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में आए और कभी हम लोग आपको सुने, तो निश्चित रूप से हम इसका आंसर देंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे लंबी बात करनी पड़ेगी आपसे। तो किसी से मिलना जरूरी है? किसी से मिलना जरूरी है। हमारे सरकारी डॉक्टर्स बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, वहां जाएं। छत्तीसगढ़ बस्तर से गणेश कुमार नेताम लिख रहे हैं कि बहुत रूसी है, बाल झड़ते हैं और छोटी छोटी फुंसियां भी स्कैल्प में हो जाती हैं, तो ये आपने बताया, तो जवाब हमने दिया ही है। आपने। और ये लिखा है हमें, 72 इयर्स के हैं अहमद, इन्होंने लिखा है कि मेरठ में रहता हूँ और बहुत खुश्की हो जाती है, तो ये सवाल का भी जवाब दे चुके हैं, खुश्की की बात काफी कर चुके हैं। मेल बॉल्डनेस पर क्वेश्चन किया है हमारे श्रोता ने, और लिखा है कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत सारी जानकारी
जानकारी इस कार्यक्रम से मिल रही है। इस पर शालिनी जी मैं एक लाइन में इनको बता दूं कि खास करके जो सामान्य गंजापन है उसको हम लोग एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया बोलते हैं। ये बहुत कॉमन है आजकल और उसकी वजह अभी तक मेडिकल साइंस को ज्ञात नहीं है। तो हम लोग एलोपेसिया, टोटलिस एलोपेसिया, यूनिवर्सलिस, इस तरह से बीमारी का डायग्नोसिस करके हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके बाल की जड़ों को पोषित किया जा सके। खास करके हेयर बल्ब लॉस होने लगते हैं तो ये एक अलग किस्म की स्थिति है। उसके लिए दवाओं, खास करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है होम्योपैथी में, उसका सहारा लेकर, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कोई आपका नजदीक का, आपके आसपास का कोई बेहतर विशेषज्ञ होम्योपैथ डिसाइड कर देगा तो उससे आपको मदद मिल सकती है। जी, प्रश्न हमें और भी बहुत सारे मैसेज के माध्यम से मिले हैं। रंजन कुमार जी ने संत नगर बुराड़ी दिल्ली से लिखा है, साथ ही सर्वेश कुमार रावत जी ने लिखा है नई दिल्ली उत्तम नगर से, किया ने लिखा है कि हमें ये प्रश्न लिखकर भेजा है। साथ ही साथ पंचकुला से निधि ने लिखा है कि क्या नाभि में ऑयल लगाने से भी कुछ बेनिफिट होता है? तो हाँ, ये मिथ है, ये मिथ है, लेकिन आप जरूर लगाएं। शरीर के हर अंग को आप ऑयलिंग करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाभि में कोई स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है। जी जी, तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हमारे श्रोताओं को आज मिल गए होंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, और डॉक्टर साहब भी थक गए होंगे कि एक कंटिन्यूटी में हमारे पास प्रश्न आते रहे और जवाब डॉक्टर साहब बिल्कुल सही सही जवाब आप तक पहुंचाते रहे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर A.K. अरुण को, जो वाइस चेयरमैन है दिल्ली होम्योपैथिक बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी न्यू दिल्ली में। सर, कुछ चलते चलते कि आप टिप्स कुछ देना चाहें? मैं कुछ सेकंड में बोल देता हूं। जी, त्वचा कुदरत की नियामत है जी, कुदरत ने हमें बख्शा है और इसके संभालना हमारी जिम्मेवारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को अब यहाँ समाप्त करते हैं। सर्दियों में त्वचा की देखभाल, ये कार्यक्रम हम लेकर पहुंचे आप तक। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम, हमें जरूर बताइएगा। healthairdelhi@gmail.com पर आप लिख सकते हैं। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।